वालेकुम। आज हम प्रोटीन्स का डाइजेशन और उसकी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन की सबसे पहले हमें सोर्सेज का पता होना चाहिए। दे कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल्स में आपका मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, लिवर, एग्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में आपकी सीरियल्स, पल्सेस, पीस, बीन्स एंड नट्स आ जाते हैं। प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्योंकि दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो कि क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड का मेन स्ट्रक्चर ये होता है, एक अल्फा कार्बन होता है जिस पे एक अमाइनो ग्रुप अटैच हुई होती है, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुई होती है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होती है। अब ये मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके इसकी डाइजेशन में देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स विच आर आइदर एंडोपेप्टाइडेसिस और एक्सोपेप्टाइडेसिस। एंडोपेप्टाइडेसिस नाम से पता चल रहा है, ये एक मैंने बड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल लिखा है। जो एंडोपेप्टाइडेसिस होंगे वो जो प्रोटीन्स के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज करेंगे। वेरस जो एक्सोपेप्टाइडेसिस होंगे वो या आपके बाहर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप या बाहर की अमाइनो ग्रुप, इन दो क्या कहते हैं पार्ट्स को हाइड्रोलाइज करेंगे एंड देन का अमाइनो एसिड फ्री रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डाइजेशन में जाते हैं। ये एक ह्यूमन फिगर मैंने बनाई है दिखाने के लिए। माउथ्स में आपकी डाइजेशन बिल्कुल नहीं होती प्रोटीन्स की, तो इसमें ये कहते हैं ये एक आसान बात होगी। माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो रहे होते हैं, प्रोटीन्स आपकी माउथ में डाइजेस्ट नहीं होती। माउथ से नीचे हम चलते हैं तो स्टमक आ जाता है। अब स्टमक में 4 एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रेशन एंड जेलाटिनेस। जो पेप्सिन होते हैं वो आपका एडल्ट्स में होता है, रेनिन आपका यूजली इन्फेंट्स में पाया जाता है, गैस्ट्रेशन और जेलाटिनेस ये भी एडल्ट्स में ही होते हैं। फिर आगे आके क्या कहते हैं, जब इस स्टमक से पास कर लेता है जो फूड का मॉलिक्यूल जो था, जो आपने इंजेस्ट किया स्टमक में गया, स्टमक से आगे जाके फिर वो डुओडेनम में आता है। और डुओडेनम में पैंक्रियाटिक या पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस आती हैं। उन सिक्रीशंस में ये 5 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, इलास्टेस और कोलाजिनेस। ये यहाँ पे डुओडेनम में ऐड करेंगे और इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट कराएंगे। फिर डुओडेनम से आगे जाके जेजुनम आएगा और इलियम आएगा। इलियम में आगे जाके अगेन अमाइनोपेप्टाइडेसिस और ट्राई/डाईपेप्टाइडेसिस एंजाइम्स होंगे जो यहाँ पे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टमक में बात कर लेते हैं। स्टमक में 4 होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रेशन एंड जेलाटिनेस। जो पेप्सिन होता है ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में, ये कहते हैं जो चीफ सेल्स होते हैं स्टमक के, वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन की फॉर्म में। फिर पेप्सिनोजन क्या करेगा, पेप्सिनोजन क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, आपका जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है वो HCl से आता है। HCl स्टमक में आपके पैराइटल सेल से रिलीज होता है। HCl इस पेप्सिनोजन पे एक्ट करेगा और पेप्सिन बनाएगा, पेप्सिन इनहिबिटर बनाएगा और 5 स्मॉल पेप्टाइड्स बनाएगा। एक और बात जब मैं बताऊँ, जब भी हमने किसी एंजाइम को एक्टिवेट कराना होगा तो उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स हमने रिलीज कराने होते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे पेप्सिनोजन को जब एक्टिवेट कर रहे हैं तो पेप्सिन तो बन रहा है, पेप्सिन के साथ साथ जो ये 2 पेप्सिन इनहिबिटर और 5 स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, ये इनएक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं जो उसमें से रिलीज हो रहे हैं ताकि पेप्सिन अपनी एक्टिव फॉर्म में आ सके। तो पेप्सिनोजन एक तो HCl के एक्शन के थ्रू पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा पेप्सिन खुद अपने ऊपर पेप्सिनोजन पे थ्रू ऑटो कैटालिसिस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। पेप्सिन का आगे काम क्या होता है, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स आती हैं जो आपने इंजेस्ट किए हैं उनको वो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में हाइड्रोलाइज कर देगा। पेप्सिन का जो ऑप्टिमम pH होता है वो 1.6 to 2.6 के अराउंड होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन्स को या प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके आगे फर्दर वो आ जाते हैं कि पेप्सिन कौन से अमाइनो एसिड्स के लाइक ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वेलिन और इनकी कौन सी कार्बोनाइल ग्रुप्स को हाइड्रोलाइज करेगा। वो अगर ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, बस मेन ये पता होना चाहिए कि पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा देगा प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। उसके अलावा जो मिल्क प्रोटीन होगी विच इज़ योर कैसीन, कैसीन को पेप्सिन कन्वर्ट कराएगा पैराकैसीन में और प्रोटियोस में। पैराकैसीन भी सॉल्यूबल होगी, प्रोटियोस को हम वी प्रोटीन कहते हैं। अब पैराकैसीन जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर स्पॉन्टेनियसली कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कैल्शियम पैराकैसिनेट को आपका पेप्सिन फर्दर हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टोन्स में। ये मिल्क की बात हो गई और ये ओवरऑल फंक्शन हो गया पेप्सिन का। आगे हम आ जाते हैं रेनिन में। रेनिन भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में जाइमोजन फॉर्म में रिलीज होगा। प्रोरेनिन HCl के थ्रू क्योंकि एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छा काम करता है और इसका ऑप्टिमम pH अराउंड 4 होता है। प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। रेनिन के वही फंक्शन हैं जो पेप्सिन के थे कि वो प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज करेगा, लेकिन मेन फंक्शन जो रेनिन का है वो मिल्क प्रोटीन का ही होता है कि वो मिल्क प्रोटीन जो कैसीन है, कैसीन को अगेन पैराकैसीन और प्रोटियोस में कन्वर्ट किया
पैरा कैसीन फिर कैल्शियम के साथ स्पॉन्टेनियसली कैल्शियम पैरा कैसिनेट में प्रेसिपिटेट हो जाएगी और मिल्क कर्ड्स बना देगी। मेन रेनिन का काम मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, इसलिए क्योंकि जस्ट लाइक आई सेड बिफोर जो रेनिन होती है वो आपकी इन्फेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है, इन्फेंट्स में, एडल्ट्स में ज़्यादातर नहीं होती। और इन्फेंट्स जो होते हैं उनकी जो मेन न्यूट्रिशनल सोर्स होती है वो मिल्क की होती है, एज अ फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या काउ मिल्क। तो जो रेनिन है वो इसलिए इन्फेंट्स में ज़्यादा पाया जाएगा, और ये इसलिए मैंने यहाँ पेप्सिन स्लैश रेनिन लिखा है। दोनों का मिल्क प्रोटीन्स पे ये फंक्शन होता है। आगे गैस्ट्रोसिसन एंड जेलेटिनेस। गैस्ट्रोसिसन भी आपका एसिडिक मीडियम में क्या कहते हैं एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके भी फर्दर एक्शंस होते हैं। ये भी एज अ प्रोटियोसिस ही काम कर रहा होता है, एज अ प्रोटीनेस ही काम कर रहा होता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स रिलीज कर रहा होता है। जो जेलेटिनेस होता है इसका भी, इन दोनों का भी ऑप्टिमम पीएच अराउंड 3 to 4 होता है। जेलेटिनेस जेलेटिन को क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज करा देता है और उसको डाइजेशन में उसकी मदद करता है। एक और बात जो मैं थोड़ी बताना भूल गया, पेप्सिन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज यानी वो अंदर के जो प्रोटीन के बॉन्ड्स हैं उनको, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा और उनको हाइड्रोलाइज कराएगा। ठीक है, आगे हम स्टमक से फिर आ जाते हैं ये डुओडेनम में। डुओडेनम में आपकी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आ रही होती हैं पैंक्रियाटिक जूस की। पैंक्रियाटिक जूस में ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टिस, कोलाजिनेस, लेकिन ये सारे एंजाइम्स अपनी इनएक्टिव ज़ाइमोजन फॉर्म में होते हैं। और ट्रिप्सिन आपका मैं आगे भी बताऊंगा, ट्रिप्सिन इज योर मेन एक्टिवेटर ऑफ ऑल अदर एंजाइम्स, क्योंकि ट्रिप्सिन खुद एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट करने के बाद इन सारे एंजाइम्स को वो एक्टिवेट कराता है। तो हम चलते हैं ट्रिप्सिन के फंक्शन पे। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, जो भी ज़ाइमोजन फॉर्म होगी उसके आगे जिन लगा होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। अब होता क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके डुओडेनम एंड योर डिस्टल जुओजेनम में आपका जो क्या कहते हैं माइक्रोवेलाई होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे ब्रश बॉर्डर होता है। ब्रश बॉर्डर में से एक ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेस। उस एंटेरोकाइनेस का मेन फंक्शन यही होता है कि वो अराउंड 5.56 की पीएच में ट्रिप्सिनोजन को एक इनएक्टिव हेक्सापेप्टाइड और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बना देगा। एक्टिवेट कैसे करेगा कि वो ट्रिप्सिन बन गया, मैंने पहले कहा था जब भी एक्टिवेट होने का कुछ अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं, तो जो ये इनएक्टिव हेक्सापेप्टाइड है ये रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिप्सिन में इसको एंटेरोकाइनेस के साथ साथ कैल्शियम आयंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम आयंस ऐसा कोफैक्टर काम कर रहे होते हैं। तो कैल्शियम आयन और एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देंगे। और जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था, जो पेप्सिन था वो भी खुद ऑटो कैटालिसिस करा रहा था, यहाँ पे ट्रिप्सिन भी ऑटो कैटालिसिस के थ्रू ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। वो कन्वर्ट कैसे करेगा ये मैंने लाइसिस पे ये लिखा हुआ है नीचे, अंडरलाइन इसलिए बनाई गई क्योंकि ट्रिप्सिन के अंदर एक उसके कार्बन क्या कहते हैं लाइसिन रेसिड्यू होता है अमाइनो एसिड का, वो बेसिकली उसको हाइड्रोलाइज करता है उसकी कार्बोनाइल ग्रुप को। जब वो हाइड्रोलाइज हो जाती है तो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हेक्सापेप्टाइड इनएक्टिव फॉर्म में आपका रिलीज हो जाता है। अब ट्रिप्सिन पे स्टार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ट्रिप्सिन ही आगे आपका मेन एक्टिवेटर है सारे एंजाइम्स का। ट्रिप्सिन क्या करेगा, सारे ट्रिप्सिन के फंक्शन है। एक तो ट्रिप्सिन खुद जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके आर्जिनिन और लाइसिन, उनको हाइड्रोलाइज कराएगा और उनको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन आपका काइमोट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन के आगे फंक्शंस क्या है कि वो भी जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उनको पेप्टाइड्स में और उनको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और वो मिल्क प्रोटीन पे भी जो हमने पिछले पढ़ा था पेप्सिन और जो रेनिन का काम था वही काम काइमोट्रिप्सिन भी कर रही होती है कि वो कैसीन को पैराकैसिनेट में और पैराकैसिनेट फिर आपका कैल्शियम पैराकैसिनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काइमोट्रिप्सिन भी आपका मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा होता है और उसका ऑप्टिमम पीएच 7 होता है। ट्रिप्सिनोजन एक और बात याद रखें, ट्रिप्सिन जो होता है वो मेनली बेसिक एल्कलाइन कंडीशंस में काम करता है। जो पीछे हमने पेप्सिन पढ़ा था वो एसिडिक मीडियम में पढ़ा था क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होती है। जैसे ही आप आगे आते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस के थ्रू, क्योंकि पैंक्रियास आपका बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा रिलीज करता है तो वहाँ पे एल्कलाइन कंडीशंस बन जाती हैं, जिसलिए जो ट्रिप्सिन होता है वो एल्कलाइन कंडीशन में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो एक तो फंक्शन ये हो गया ट्रिप्सिन खुद ऑटो कैटालिसिस करा रहा है ट्रिप्सिनोजन की, एक ये हो गया ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, एक ये होता है कि ट्रिप्सिन प्रो इलास्टेस एंजाइम को इलास्टेस में कन्वर्ट कर देगा जो कि आगे जो इलास्टिन होती है आपकी बॉडी में उनको डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज कराता है इलास्टेस। ट्रिप्सिन आपका फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में काफ़ी काम करते हैं, फाइब्रिन थ्रेड्स आपकी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में ही आते हैं। एक ये हो गया।
दूसरा एक और बार, ट्रिप्सिन सिर्फ वाहिद प्रोलीन एंजाइम है जिस पे एक्ट नहीं करेगा। प्रोलीन का आगे बताऊंगा। प्रोलीन खुद पोलीडेस की क्या कहते हैं, पोलीडेस एक एंजाइम होता है, वो प्रोलीन को एक्टिवेट कराता है और उसकी डाइजेशन और हाइड्रोलिसिस कराता है। ये हो गया, ये सारे आपके कहते हैं प्रोइलास्टेस की एक्टिवेशन, फर्बिनोजिन की एक्टिवेशन, काइमोट्रिप्सिन की एक्टिवेशन। उसके अलावा कोलेजिनेस को भी आपका ट्रिप्सिन जो है वो क्या कहते हैं कोलेजिन में क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि पीछे मैंने बताया था ये जो सारे एंजाइम्स होते हैं इन सबको ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट करा रहा है। तो कोलेजिनेस अपना इनएक्टिव फॉर्म होगा, वो एक्टिव फॉर्म में होने के लिए ट्रिप्सिन उसको एक्टिव फॉर्म में कर देगा, जिस तरह उसने इलास्टेस को प्रो इलास्टेस से इलास्टेस में कन्वर्ट किया। एक और एंजाइम जो कि अब होता है आपका एक्सोपेप्टाइडेस, वो होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बी। उसका यह काम होता है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए और बी होते हैं वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बी। इन एंजाइम्स के पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। अब उन 3 सब यूनिट्स में से जो ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन जो है सब यूनिट 3 की डिग्रेडेशन करा देगा, सब यूनिट 3 ख़त्म कर देगा, और जो उसका सब यूनिट 2 होगा उसको वो एक्टिवेट कराएगा। सब यूनिट 2 में प्रोटीनेस के कहते हैं एक्टिविटी होती है। फिर आगे सब यूनिट 2 सब यूनिट 1 को एक्टिवेट करेगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने पहले प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के सब यूनिट 3 को डिसइंटीग्रेट कर दिया और उसके सब यूनिट 2 को एक्टिवेट कर दिया। सब यूनिट 2 ने आगे ट्रिप्सिन के साथ सब यूनिट 1 पे काम किया और सब यूनिट 1 को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से आपका एंजाइम जो मेन है वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए रिलीज हो जाता है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए का आगे फंक्शन यही होता है कि वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो होते हैं लाइक ट्रिप्टोफैन एंड थ्रेओनीन उनकी हाइड्रोलिसिस कराता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए का ये फंक्शन है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस बी जो है उसकी भी इसी तरह ही एक्टिवेशन होती है, बस उसका काम ये होता है कि उसमें एंड में बी आ रहा है, तो बी से याद ये रखने के जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे आपके, जिस तरह आर्जिनिन और हिस्टिडीन एंड लाइसिन, वो उनकी डाइजेशन और उनकी हाइड्रोलिसिस करा रहा होता है। ये सारा डुओडेनम में हो गया। डुओडेनम में आगे जाके मैंने कहा था कुछ आपके अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं, मतलब उनमें 3 to 7 अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हुए होते हैं, तो उन पे जाके ये अमाइनो पेप्टाइडेसिस जाके क्या कहते हैं एक्ट करते हैं। अमाइनो पेप्टाइडेसिस उन पेप्टाइड्स को बेसिकली ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे आर एक्सोपेप्टाइडेस। जस्ट लाइक कार्बोक्सी पेप्टाइडेस भी एक्सोपेप्टाइडेस है, वो जो आउटर कार्बोक्सिल यूनिट्स हैं उनको डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज कराएगा। उसी तरह जो अमाइनो पेप्टाइड्स होंगे वो खुद एक्सोपेप्टाइडेस हैं, वो जो भी ओलिगोपेप्टाइड्स हैं उनके आउटर पार्ट पे जो अमाइनो ग्रुप होगी वहाँ पे वो हाइड्रोलिसिस कराएगा और इस ग्रुप को वो रिलीज करवा देगा। और इसमें ये कि आपके जो कुछ मेटल्स होते हैं लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, वो इसमें एज अ को फैक्टर आके ऐड करते हैं। उसके अलावा कुछ और एंजाइम्स जो मैंने यहाँ पे बताए थे, योर ट्राई एंड डाईपेप्टाइडेसिस, ट्राई और डाईपेप्टाइडेसिस भी, जो ट्राईपेप्टाइडेसिस होंगे वो ट्राईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स और फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। जो डाईपेप्टाइडेसिस होंगे वो डाईपेप्टाइड्स को 2 फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और इन पे भी मेटल के कहते हैं एज अ को फैक्टर, जो मेटल आयंस होते हैं लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, देयर आर रेस्ट मोर, वो एज अ को फैक्टर काम करते हैं। ये सारी थी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। आगे इसकी एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स जब अमाइनो एसिड्स में या कुछ ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गई तो वो फिर डिस्टल जेजुनम और प्रोक्सिमल इलियम में एब्जॉर्ब होती हैं। वहाँ पे आपके इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर्स होते हैं। ब्रश बॉर्डर्स पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि और अमाइनो एसिड जब भी एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो वो थ्रू सोडियम डिपेंडेंट क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं, जिनमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है। होगा क्या, सोडियम और एल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स की एल टाइप ज़्यादा क्या कहते हैं कॉमन होती है, वो आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के एपिथेलियल सेल्स के अंदर चले जाएंगे, फिर वो वहाँ पर जाकर डिसोसिएट कर जाएंगे। अब डिसोसिएट किस में करेंगे, एल अमाइनो एसिड में और सोडियम आयंस में। जो सोडियम आयंस होंगे क्योंकि उनकी ECF में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सोडियम आयंस थ्रू ATPase या थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप वापस चले जाएंगे बाहर। जो एल अमाइनो एसिड्स होंगे वो थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो एपिथेलियल सेल्स की बेसोलेटरल साइड है, वो आपके ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन चले जाएंगे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू, तो यहाँ पे मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया, पर यहाँ पे जब उनकी एब्जॉर्प्शन हो गई तो यहाँ पे थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन वो चले जाएंगे इधर इस ऑर्गन में, विच इज़ योर लिवर। लिवर में जाके उनकी आगे जो भी क्या कहते हैं फेट्स होती हैं वो होंगी एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू चले गए लिवर में, एंड लिवर में जाके जो उनकी फेट्स होंगी वो होंगी। ये पूरा प्रोसेस था इनकी एब्जॉर्प्शन का।
उसके अलावा एक चैटर्जी में ये लिखा है कि चैटर्जी में एंड में एक गैमा ग्लूटामाइल साइकिल होती है, क्योंकि कुछ आपके अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो थ्रू सोडियम डिपेंडेंट प्रोटीन सिस्टम है उसके थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होते। कुछ इस तरह ग्लूटाथायोन गैमा ग्लूटामाइल साइकिल होती है उसके थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं। उसमें होता ये है ग्लूटाथायोन खुद ट्राइपेप्टाइड है, ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन से बना होता है। ग्लूटाथायोन किसी भी अमाइनो एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज और सोडियम आयन रिएक्ट करेगा और वो सिस्टेनाइल ग्लाइसिन कंपाउंड बनाएगा और गैमा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड बनाएगा। अब जो गैमा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड होगा वो थ्रू एंजाइम गैमा ग्लूटामाइल साइक्लोट्रांसफेरेज कन्वर्ट हो जाएगा 5-ऑक्सोप्रोलीन में और एल अमाइनो एसिड में, और इस तरह एल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनका तो काम हो गया, लेकिन हमने जो ग्लूटाथायोन है उसको वापस रीजनरेट कराना है। वो रीजनरेट कैसे होगा? जो 5-ऑक्सोप्रोलीन है उस पर एक एंजाइम ऐड करेगा 5-ऑक्सोप्रोलीनेस एंड विद द हेल्प ऑफ एटीपी वो कन्वर्ट हो जाएगा एल ग्लूटामिक एसिड में। अब एल ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे मैंने बताया था जो शुरू में रिएक्शन हुआ था ग्लूटाथायोन और एल अमाइनो एसिड का, वो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू हुआ था और उससे ये दो प्रोडक्ट्स बने थे। अब जो सिस्टीनाइल और ग्लाइसिन प्रोडक्ट था वो खुद हाइड्रोलाइज होगा एल सिस्टीन एल ग्लाइसिन में। एल सिस्टीन एल ग्लूटामिक एसिड के साथ बाइंड करेगा और बना देगा एल ग्लूटामाइल सिस्टीन। फिर एल ग्लूटामाइल सिस्टीन में एल ग्लाइसिन आके अटैच करेगा और ये बन जाएगा एल ग्लूटाथायोन। इस तरह आपका ग्लूटाथायोन वापस रीजनरेट भी हो गया और जो एल अमाइनो एसिड्स थे वो आपके एब्जॉर्ब भी हो गए। इससे एक रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि लिपिन में लिखी है। आपके कुछ अमाइनो एसिड्स लाइक सिस्टीन वो जब एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो वो साथ में डाई बेसिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन उनको अपने साथ एब्जॉर्ब कराते हैं विद द जब वो सोडियम डिपेंडेंट जो कैरियर प्रोटीन सिस्टम है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। होता क्या है, कभी कभी कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है या कोई इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से सिस्टीन जो है आपका इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जब सिस्टीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो सिस्टीन के साथ ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन ये तीनों एंजाइम्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा बनेगी। जब ब्लड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो ये थ्रू यूरिन पास होंगे और एक्सक्रीट होंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टीन यूरिया। और जब सिस्टीन के मॉलिक्यूल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो वो करेंगे क्या, सिस्टीन आपके एज अ प्रेसिपिटेट कर जाएंगे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिससे आपका देयर इज अ चांस कि किडनी स्टोन्स बन सकते हैं जिसको हम कैलकुलाई कहते हैं, जो आपके स्टोन्स होते हैं। सो दैट वाज ए क्लिनिकल कंडीशन एंड दिस वाज ऑल द डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। आगे फिर जो इनकी फेट्स होती हैं, हाउ दे आर फर्दर, उनके जो क्या कहते हैं प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।